तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छा होंगे। तो आज हम लोग जो है मुग़ल काल प्रारंभ करेंगे और इससे जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन करेंगे और पूरे डिटेल से करेंगे। तो बने रहिए और पूरा वॉच करिए वीडियो को। अंत में आप अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। इस अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत अपने अंदर सुधारने के या प्रक्रिया चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम सब लोग ये जो डिस्कशन का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो डिस्कशन होगा ये मुग़ल काल का पूरा डिस्कशन हो जाएगा। इससे पहले जो डिस्कसन हुआ था बहमनी साम्राज्य हो गया था, विजयनगर साम्राज्य हो गया था और भक्ति आंदोलन, पूरा अच्छा तरीका से डिस्कशन हुआ है। जो अगर नहीं देखे हैं वीडियो, आप सब लोग पूरा जाके देखें, उसको वॉच करें और बहुत ज़्यादा ही याद होगा। और चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल। तो मुग़ल काल जो है कितने भागों में बटा हुआ था? मुग़ल काल 2 भागों में बटा हुआ था। तो उसको उन्नति का काल 1526 से 1705, 1707 और अवनति का काल 1707 से लेकर 1857, जिसको कि उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। उत्तर मुग़ल काल या अवनति का काल। हाँ, अवनति का काल कहते हैं। तो इस तरह से मुग़ल काल 2 भागों में बटा था, उन्नति काल और अवनति काल। उन्नति काल 1526 1707, अवनति काल 1707 से 1857, सिपाही विद्रोह 1857 तक चला था। अच्छा, मुग़ल, अब जानते हैं मुग़ल काल का जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। हाँ, मुग़ल जो था भारत में शासन किया था, इसका जानकारी का स्रोत हम सब लोग जानते हैं। मुग़ल काल के बारे में जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी स्रोत का यात्रा विवरण उपलब्ध है, ठीक ना। साहित्यिक स्रोत के रूप में सबसे पहला स्रोत क्या है बताइए? बाबर का तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी। हाँ, इसे बाबर किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, कौन भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में अकबर के कहने पर फारसी भाषा में इसका अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खान का बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया। क्या क्या? बाबरनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक, अकबर के कहने पर कौन किया था? रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। अच्छा, गुलबदम बेगम जो थी किसकी बहन थी? ये क्या लिखा था? लिखी थी हुमायूनामा, जो कि हुमायूं की आत्मकथा है। फारसी भाषा। ये फारसी भाषा में लिखा हुआ। किस भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। अकबर के काल में अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक रचना किया था, ठीक ना। अकबरनामा कितने खंड में है? 3 खंड में बटा। 3 खंड में। तीसरा खंड क्या कहलाता है? अबुल फजल। तीसरा खंड आयने अकबरी कहलाता है, जिसमें अबुल फजल के अपने बारे में लिखा है। अबुल फजल सोचा क्या कि मेरा कौन पढ़ेगा, इसलिए लास्ट में वो अपना बारे में भी लिख दिया। ऐसा वो आदमी था अबुल फजल, बड़ा तेज आदमी। हाँ, अबुल फजल अपने बारे में भी उसी किताब में घुसा दिया लास्ट में। मेरे बारे में भी लोग पढ़े। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये बताइए, आजकल कौन नहीं चाहता है कि हम पॉपुलर हो। हाँ, सही बात है। वो तो उस टाइम की बात है, मुग़ल काल। अच्छा, निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी से भी अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सही बात है। निजामुद्दीन की तबकाते अकबरी है, समझे? निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी क्या है? बोलिए आप। तबकाते अकबरी है। अकबरी। हाँ, इसमें भी अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। बोलिएगा तभी याद होगा। हाँ, तो बोलिए। सुनने नहीं है, सुनने के साथ साथ कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा में बोलेंगे निगरानी से। ठीक है सर। ये बताइए, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम बताइए। तुजुक जहांगीरी। इसमें जहांगीर की आत्मकथा है। क्या है? जहांगीर पूछेगा जहांगीर की आत्मकथा। तुजुक जहांगीरी नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है। बदायनी नामक विद्वान ने कौन पुस्तक रचना किया था? मुंतखब उत तारीख। बदायनी मुंतखब उत तवारीख। क्या लिखा था? मुंतखब उत तवारीख। अच्छा, ठीक है, बताइए। औरंगजेब के शासनकाल में कासिम सिराजी ने आलमगीरनामा। कौन लिखा था? क्या लिखा था? किसके काल में? औरंगजेब के काल में। कौन लिखा था? सिराजी ने आलमगीरनामा लिखा था, ठीक ना। इससे भी इसका मुग़ल काल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? नुक्स ए दिल खुशी। नुक्स ए दिल खुशी से क्या मिलता है? खुशी के बारे में। और क्या मिलता है? दक्षिण भारत का जो अभियान किया था औरंगजेब, इसकी जानकारी किससे मिलती है? नुक्स ए दिल खुशी। क्या मिलता है? नुक्स ए दिल खुशी। ठीक है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भीमसेन कायस्थ। इस तरह से हम जान लिए क्या कि मुग़ल काल की जानकारी कैसे कैसे, जैसे तुजुक बाबरी से मिलता है,
जो कि रहीम खाना लिखा था, हुमायूं नामाओं से मिलता है ना, अकबर नामाओं से मिलता है, ये इसके बाद तुजू के जहांगीरी से मिलता है, ठीक है, और ये आलमगीर नामाओं से मिलता है, नुक्स ए दिलखुशी से मिलता है। नुक्स ए दिलखुशी से क्या मिलता है बताइए? दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब के औरंगजेब जो दक्षिण भारत का अभियान क्या था वो किससे मिलता है? नुक्स ए दिल खुशी, नुक्स ए दिल खुशी। ठीक है, अब जानते हैं मुगल काल में जो विदेशी यात्री आए हुए थे उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉल्फ फिंच किसके काल में भारत आया? अकबर के काल में फतेहपुर को सिकरी को आगरा शहर से, फतेहपुर सिकरी और आगरा शहर को लंदन से भी बड़ा शहर का मतलब लंदन से भी बड़ा शहर तुलना फतेहपुर किया। सिकरी को बताया। किसने बताया? रॉल्फ फिंच किसके दरबार में आया था? अकबर के साथ। अकबर के दरबार में आया था। और किसने किसको मतलब कि क्या क्या ये बताया? इसने बताया फतेहपुर सिकरी और आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। लंदन से भी बड़ा शहर बताया रॉल्फ फिंच ने, ठीक है। रॉल्फ फिंच के साथ ही अकबर ने पहली बार गुजरात के समुद्र दर्शन किया था। पूछेगा, अकबर ने गुजरात का समुद्र दर्शन किसके साथ किया था? रॉल्फ फिंच। पहली बार अकबर समुद्र दर्शन किसके साथ किया था? रॉल्फ फिंच के साथ। रॉल्फ फिंच के द्वारा। रॉल्फ फिंच किसके दरबार में आया था? अकबर अकबर के दरबार में। अच्छा, ये बताइए कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? जहांगीर के दरबार में जो राजदूत थे वो जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर कब आया था? 1608 में। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? यही क्या नाम था अभी बताया ना जी, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी। आगरा के टिकट 400 जात का मनसबदारी भी दिया। अच्छा, ये बताइए सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? टॉमस रो जो था यह भी जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर के शासन में 1615 ईस्वी में आया था, ठीक ना। टॉमस रो ने जहांगीर के काल में झरोखा दर्शन के बारे में चर्चा किया है। मतलब झरोखा दर्शन के बारे में चर्चा कौन किया है? टॉमस रो। सर टॉमस रो, ठीक है। अच्छा, ट्रेवेनियर शाहजहां के शासनकाल ये कहाँ का यात्री था बताइए? फ्रांसीसी यात्री। कहाँ का यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था। कौन? ट्रेवेनियर। अच्छा, ये बताइए बर्नियर। ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों में, लेकिन पेशा से वो डॉक्टर थे। डॉक्टर था। किस कहाँ का यात्री था? ये था ब्रिटिश यात्री। कहाँ का यात्री था? ब्रिटिश यात्री था। कहाँ का था? किस कौन? बर्नियर और से बर्नियर और बहुत से ब्रिटिश। ये डॉक्टर था पेशा से। ट्रेवेनियर आपको फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के काल में आए थे। अच्छा, ये बताइए बर्नियर पहला विदेशी यात्री था जिसने शाहजहां के अंतिम समय में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का आंखों देखा हाल की जानकारी दिया था। मतलब कि शाहजहां की जो अंतिम युद्ध में जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध हो रहा था उसका आंखों देखा हाल कौन देखा था? बर्नियर ने देखा। अच्छा, मनुची औरंगजेब के शासन। यह अंग्रेजी यात्री था। किसके शासन में आया था? औरंगजेब के शासन में मनुची आया था, जो कि पेशा से तोपची था। और किसके शासन काल में आया था? कहाँ का शासन था? अंग्रेजी यात्री। और इन्होंने औरंगजेब ने अपनी सेना में रख लिया था। किसको? मनुची को। ये क्या था? तोपची था। मनुची क्या था? तोपची था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए पियात्रा दिलेवाला इटली का यात्री था। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की। देखिए, याद कीजिए पियात्रा दिलेवाला कहाँ का यात्री था? इटली का। किसके शासन काल में था? जहांगीर के शासन काल में। कौन? पियात्रा इटली वाला। पियात्रा इटली वाला था, जहांगीर के शासन काल में आया था। दिल्ली वाला। बर्नियर तो आपको हो गया पेशे से डॉक्टर था। औरंगजेब के और शाहजहां दोनों में। औरंगजेब के और शाहजहां के काल में आया था। बर्नियर कहाँ का था? ब्रिटिश का। एक मनुची के बारे में सब ज्यादा पूछता है। मनुची के बारे में बताइए। औरंगजेब के शासनकाल में, और वो पेशा से तोपची थे। और वो अपना सेना में रख लिया था औरंगजेब मनुची को। कहाँ का था? अंग्रेजी यात्री। चलिए, तो अब सब लोग हम सब लोग मुगल कालीन जो जानकारी का स्रोत था और जिसमें इसके काल में जो विदेशी यात्री आया था उसको हम पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं बाबर के बारे में। अच्छा, बताइए बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में। कब हुआ था? 15 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता शेख अब्दुल उमर मिर्जा, जो कि तैमूर वंश के थे। माता चंगेज खां के कुतलुग निगार माता चंगेज खां की। पिता मंगोल वंश की थी। पिता चंगेज खां, मतलब चंगेज खां के वंशज थी। मंगोल वंश की माता। पिता तो तैमूर वंश के। तो दोनों अलग अलग वंश। माता पिता से रिलेटेड जो भी वंश के बारे में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे। अच्छी हो जाए। 1494 में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? मिर्जा की उपाधि। मिर्जा की उपाधि धारण की। अपनी दादी
एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगौन का शासक बना था? कौन? बाबर। बाबर। अच्छा, बादशाह की उपाधि कब धारण किया था बाबर? 1507 ईस्वी में। कब? 1507 ईस्वी में बाबर ने किसका उपाधि धारण किया था? बादशाह का। जो मिर्जा की उपाधि को भी त्याग कर हाँ हाँ, बादशाह को अपना। बादशाह को। अच्छा 1526 ईस्वी के बीच भारत पर यह कितने बार आक्रमण 6 बार किया? आक्रमण किया। 6 बार। कितने बार? 6 बार। 6 बार। कौन किया था? बाबर ने। बाबर किया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था? डेट इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ईयर याद कर लीजिए, मुगल में चलेगा। 1526 में। कब हुआ था? किसके किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया था, ठीक है। बाबर की जीत। बाबर के दानी प्रवृत्ति का इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। किस नाम से जाता है? किलो को जीतने वाला को कलंदर कहा जाता है। मतलब दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें कलंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किसको? बाबर को। कलंदर किसका नाम है? बाबर का। बाबर का। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। और ये कब ये मतलब कि बादशाह को पैदा किया था? बादशाह की 1507 में। 1507 में। 1526 ईस्वी के बीच बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया? 6 बार। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर का विजयी हुआ। जी। और कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था? बाबर ने। अच्छा ये बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 15 किसके राणा संगा और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। अच्छा इस जीत के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण किया, उस उपाधि का नाम बताइए। गाजी का उपाधि धारण किया। किस जीत के बाद? गाजी का उपाधि। खानवा का लड़ाई। खानवा के युद्ध के बाद। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, समझे? यस। जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया था? खानवा की लड़ाई में। खानवा की लड़ाई में। ये पूछता है कि जिहाद शब्द का प्रयोग बाबर कब किस युद्ध में? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में किया था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा के बीच। राणा संगा जीता हारा? हारा। ठीक है। अच्छा चंदेरी का युद्ध बताइए। 1528 में। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के। और मेदिनी राय इसमें क्या हुआ? पराजित हो गया। अच्छा घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1528 में। 29 में। 1529 में घाघरा का युद्ध। अच्छा ये बताइए फिर से अब इसको 4 गो युद्ध इसको जान लेते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर की जीत होती है। और उसके बाद हुआ। देखिए एक्चुअली बात ये है ना कि बाबर यहाँ पे 4 युद्ध लड़ता है, चारों में बाबर की ही जीत होती है। हाँ। बस आप लोग इतना याद करिए कि किनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। इसमें जीत जो है ना बाबर को ही मिलता है चारों युद्ध में। चलिए तो पहला युद्ध किसके किसके बीच? 1526 में। 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और दूसरा युद्ध मतलब कि खानवा का। जी 1527 में हुआ बाबर वर्सेस राणा संगा। पूछेगा कलंदर की उपाधि किस युद्ध के में इसने धारण किया? कलंदर खानवा के युद्ध के समय। मतलब दान प्रवृत्ति उन्हें कलंदर का मतलब की उपाधि धारण किया था। अच्छा खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन उपाधि धारण किया था? गाजी का उपाधि। और इसी युद्ध में बाबर जिहाद का प्रयोग किया था। पूछेगा जिहाद शब्द का प्रयोग बाबर किस युद्ध में? खानवा के युद्ध के बाद। अच्छा चंदेरी का युद्ध? चंदेरी 1528 में। मेदिनी राय और बाबर। बाबर। घाघरा का युद्ध 1529 में। अफगान शासक को पराजित कर दिया था, ठीक। अच्छा ये बताइए बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। कहाँ इसको मृत्यु हुई थी? कहाँ? आपका आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। अच्छा ये बताइए चारबाग शैलिक जन्मदाता किसको बोलते हैं? बाबर को ही बोला जाता है। चारबाग शैलिक जनता बाबर को कहा जाता है। बाबर को। इन्होंने आगरा का आराम बाग। आगरा का आराम बाग का निर्माण करवाया था, ठीक ना। अच्छा बाबर ये बताइए बाबर बाद में बाबर को पुनः काबुल में। पहले इसका कहाँ था? इसका आगरा में था। आगरा में था। उसके बाद अभी वर्तमान में मकबरा कहाँ था? पहले इसका मकबरा कहाँ था? आगरा में था, सबसे पहले आगरा में था। उसके बाद इसका मकबरा कहाँ चला गया? काबुल में दफना दिया गया, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, ठीक ना। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया, ठीक ना। इसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? मीर बाकी। अच्छा बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक बना था हुमायूं, उसके बेटा हुमायूं बना था, ठीक है। हुमायूं जो है जन्म कब हुआ था? 1530 1508 में। सॉरी 1508। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में। 1508 में हुआ था। काबुल में हुआ। हाँ ये बताइए बाबर ने अपना पहला युद्ध किस युद्ध में लड़ा था? ये बताइए। हुमायूं मतलब हुमायूं 1526 में पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हुमायूं बाबर के साथ में युद्ध में शामिल था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए चौसा का युद्ध कब होता है? 1540 1539 में।
1540 ही बोल सकते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540। अच्छा सॉरी 1539 चौसा 1539 में चौसा का, जिसमें कि शेरशाह सूरी नाम का एक राजा बाबर हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज का। कन्नौज या बिलग्राम का। उसमें भी शेरशाह सूरी की जीत होती है शेरशाह सूरी जीत जाता है। और इसको हुमायूं को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य विवश कर है। देता है। ठीक है, तो हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। ये बताइए, हुमायूं जब दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, उसके बाद इसका जो युद्ध और शेरशाह सूरी के साथ हुआ, वो युद्ध शेरशाह सूरी में पढ़ेंगे। पहले इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे 1540 में बिलग्राम युद्ध में हुमायूं हार के जब भारत छोड़ के भाग जाता है, तो फिर वह 1555 में आता है। उसके बाद अपना फिर मतलब कि हुमायूं मुगल वंश का फिर स्थापना करता है। ठीक ना, मछीवाड़ा के युद्ध में 1555 में सिकंदर के साथ सरहिंद के युद्ध में पराजित होता है। ठीक ना, सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर देता है। ये देखिए 1555 में ईरान शासक शाह तापसम की सहायता से हुमायूं सूर वंश के अंतिम शासक मछीवाड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। पुनः हुमायूं ने सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में पराजित करते हुए भारत में दोबारा स्थापित हो गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक ना, ये बताइए 1556 इसका मृत्यु कब हुआ था? हुमायूं का 1556 में। उसी का दीन पना भवन है, उसी के सीढ़ी से लुढ़क कर गिर गया। बाबर ये हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लुढ़क के गिर गया था। हाँ, अच्छा ये बताइए, इसके मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने क्या कहा था? हुमायूं की जिंदगी हमेशा लड़खड़ाता गया, लड़खड़ाते मर गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं एकमात्र मुगल बादशाह था जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। सात रंग का बस डेली और 7 रंग का। ज्योतिष के हिसाब से सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग का वस्त्र पहनता है। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा हम सूरवंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताइए सूरवंश का मतलब कार्यकाल बताइए। 1540 से 1555। कहा कि 1540 में हुमायूं जब भाग जाता है कन्नौज के युद्ध में, तो उसके बाद फिर सूरवंश स्टार्ट हो जाता है और 1540 से 1555 तक रहता है। 1555 में फिर हुमायूं मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक ना, तो ये बताइए सूरवंश को भारत में स्थापित दूसरा अफगान वंश कहा जाता है। ठीक ना, दूसरा अफगान वंश कौन था भारत में? सूरवंश था। इस वंश का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। सूरी, हाँ। इनके बारे में विशेष जानकारी कहाँ से मिलता है? अकबर शाही पुस्तक से। अब्बास खान शेरवानी की रचना तोहफा अकबर शाही पुस्तक से मिलती है। किस पुस्तक से? अकबर शाही पुस्तक से। किसका मतलब जानकारी? अब्बास शेरशाह सूरी के सूरवंश के बारे में। सूरवंश के बारे में। अकबर शाही पुस्तक किसका है? अब्बास खां शेरवानी। किसका है? अब्बास खान शेरवानी का पुस्तक है अकबर शाही। किसका? बोलिए। अब्बास खां शेरवानी का पुस्तक है अकबर शाही। इसी से सूरवंश के जानकारी मिलती है। सूरवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छी बताइए शेरशाह सूरी बचपन का नाम? फरीद खान। इनके पिता? हसन खान था। क्या था इनके पिता नाम? हसन खान। बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत था। हसन खान जो था बहलोल लोदी वंश का जो शासक था उसके दरबार में कार्यरत था। बाद में लोदी ने हसन खान को बिहार स्थानांतरित कर दिया, मतलब कि हसन खान ने बिहार भेज दिया, सूबेदार घोषित। हाँ, हसन खान को लोदी ने बिहार भेज दिया था। हसन खान की मृत्यु के बाद कौन मतलब कि बिहार का सूबेदार मिला? किसको मिला हसन खान की मृत्यु के बाद? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को। इसका बचपन का नाम? फरीद खान था। ठीक ना, इसके पिताजी का नाम? हसन खान था। अच्छा बताइए, इस सूबेदारी किसको मिला? शेरशाह सूरी को। इसी दौरान बिहार के नुमानी शासक ने शेरशाह सूरी को वीरता से प्रसन्न होकर इसने अपने दरबार में रख लिया और इन्हें फरीद खान को शेरशाह को पायदान किया। मतलब कि शेरशाह की उपाधि मतलब कि कौन दिया था इसको? नुमानी शासक। कौन? अच्छा, शेरशाह ने बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 में चुनार के किला पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, मतलब बाबर की मृत्यु के पश्चात शेरशाह ने किस किला पर अधिकार किया था? चुनार के किला पर। कब किया था? 1530 में बाबर किस किला पर हुमायूं किस शेरशाह किस चुनार के किला पर हुमायूं ने क्या किया था? अधिकार कर लिया था बाबर के मरने के बाद। अच्छा, चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किस के पीछे? बाबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी और हुमायूं के। उसमें हुमायूं हार जाता है, पूरी तरह से हार जाता है। फिर युद्ध होता है 1540 में किसके? कन्नौज या बिलग्राम का। शेरशाह वर्सेस हुमायूं। फिर इसमें हुमायूं हार जाता है और हुमायूं भाग चला जाता है। 1540 में
शेरशाह सूरी ने दिल्ली में मुगल वंश के स्थान पर कौन वंश स्थापित किया? सूरवंश। सूरवंश। कौन सूरवंश की स्थापना किया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अच्छा ये बताइए, सुल्तान बनने के पश्चात इनका पहला सैन्य अभ्यास? 1542 में मालवा के शासक मुल्लू खां। देखिए शेरशाह सूरी शासक बनने के बाद अब उसका पहला सैन्य अभियान कहाँ था बताइए? मालवा के शासक मुल्लू खां से। कब? 1542 में। कब? 1542 में। किसके मतलब कि किसके खिलाफ किया था सैन्य अभियान? मालवा के शासक मुल्लू खां। मालवा के शासक मुल्लू खां, जिसमें मुल्लू खां पराजित हो जाता है, ठीक ना। अच्छा 1543 में इसने किसको पराजित किया था? 1543 में रायसीन के शासक पूरनकल को। रायसीन के शासक पूरनमल को पराजित किया था। 1542 में मुल्लू खां को पराजित किया था। मालवा का शासक मुल्लू खां। 1543 में रायसीन के मुल्लू शासक पूरनमल को पराजित किया था। 1544 में 1544 में महलक देव जो मारवाड़ के शासक महलक देव को पराजित किया था। मारवाड़ अभियान के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था, ठीक ना। तो बताइए 1542 में किसके साथ ये युद्ध किया था? मुल्लू खां। मुल्लू खां। 1543 में रायसीन के पूरनमल। 1544 में महलक देव। मारवाड़ के शासक महलक देव। और ये पूछता है कि शेरशाह ने मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया, किस युद्ध के दरमियान में कहा? मारवाड़ अभियान के समय। मारवाड़ अभियान के पश्चात बोला था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए 1543 में रायसीन के पश्चात पूरनमल को पराजित करने के पश्चात शेरशाह सूरी ने रायसीन के किले में प्रवेश कर गया, किंतु किला में प्रवेश करने से पहले वहीं राजपूत महिलाओं ने जौहर विधि से आत्महत्या कर ली, ठीक ना। अच्छा ये बताइए शेरशाह सूरी के चरित्र पर काला धब्बा किस अभियान को कहा जाता है? रायसीन अभियान को शेरशाह सूरी के चरित्र पर काला धब्बा कहा जाता है। पूछेगा काला धब्बा शेरशाह सूरी के किस अभियान को? रायसीन के अभियान पे, ठीक ना। अच्छा ये बताइए ये इसका शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में। 1545 में इसका मृत्यु हो जाता है। देखिए इसका एक बार युद्ध कर लीजिए। 1530 में 1530 में आपको हो गया चौसा युद्ध। 1539 में किला को किलाबंदी करवाया था। मतलब कि ना 1530 में इसने चुनार के किला को जीता था बाबर की मृत्यु के बाद, ठीक ना। 1530 में चुनार किला को जीता था। अच्छा बताइए 1539 में 1540 में 1542 में मालवा का शासक मल्लू खां। 1543 में रायसीन का शासक पूरनमल, ठीक ना। उसके बाद 1544 में मालवा का क्या है ये? मारवाड़ का शासक महलक देव के साथ। इसी में बोला था, क्या बोला था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका। अच्छा बताइए शेरशाह सूरी का काला धब्बा अभियान किस अभियान को बोला? रायसीन। शेरशाह की मृत्यु बताइए कब हुआ? 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि खुद अपना तोप लगने से इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है बताइए? सासाराम बिहार में। सासाराम में। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात कई शासक हुए किंतु सभी अयोग्य शासक थे, ठीक ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह को, जिसने मछीवाड़ा के युद्ध में हरा दिया था और फिर हुमायूं दिल्ली पर मुगल वंश का स्थापना किया था 1555 में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कई सुधारात्मक कार्य भी किए, ठीक ना। उस कार्य का नाम बताइए। जैसे भूमि को माप, भूमि का राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने राजस्व निधान के लिए भूमि का माप करवाया, जिसे जब्ती प्रणाली कहा गया। जब्ती प्रणाली किसे कहा गया? भूमि के माप को हाँ जब्ती। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जब्ती प्रणाली, भूमि को माप के लिए जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल? शेरशाह सूरी ने जरीबान एवं मुहासिलाना नामक 2 दस्तावेज को लागू किया। अच्छी बताइए शेरशाह सूरी ने मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार किया। पहली बार मध्यकालीन में रुपया चला, चांदी का रुपया चला, जो मुगल काल तक चलता रहा, ठीक ना। ये बताइए सोने का मुहर एवं तांबा का दाम भी चला इसके काल में, ठीक ना। वर्तमान पटना शहर का स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली से कलकत्ता के बीच एक सड़क का निर्माण किया, जीटी रोड, जिसे बाद में पेशावर तक विस्तार किया गया। इस सड़क का क्या नाम है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इस रोड को जो है पुनः निर्माण किया गया। 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा
ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः मरम्मत किया गया। अच्छा, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड नेशनल मुख्य रूप हाईवे से 2 नेशनल हाईवे 2 ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 2 हाँ, अच्छा ये बताइए, किला कूना नामक मस्जिद किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी रही जिसे और इसको क्या बोलते हैं? पुरानी किला का मस्जिद पूछेगा किला कूना, शेरशाह सूरी, पुरानी किला शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है अभी किसको है इस वर्तमान में? NH कौन है? NH2 NH2 है। बताइए शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? 1545 में। जाप्ती प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? जबकि प्रणाली शेरशाह यही- सूरी। क्या जाप्ती प्रणाली किससे संबंधित है? भूमि सुधार, भूमि भूमि माप, माप करके उसको सुधार करना। भूमि माप समझिए ना। भूमि माप, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके हुआ था? मछीवाड़ा का युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह, लोधी शाह, सिकंदर शाह, हुमायूं भरते सिकंदर शाह कितना में? 1555 में। तो इस तरह से हम लोग शेरशाह सूरी और हुमायूं को पूरे तरह से पढ़ लेते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों मिला के पढ़ना होता है। अब बताइए, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अब अकबर के बारे में चलते हैं, ठीक ना। अकबर बताइए तो इसका शासन का 1556 से 1605। 1556 से 1605 में। मुगल काल में सबसे लंबा टाइम पीरियड शासन करने वाला अकबर 49 साल। अच्छा ये बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 1542 में ही शेरशाह सूरी ने एक अभियान किया था। किस शासक के साथ? किस शासक के साथ? मुल्लू खां के, उल्लू। हैं? मालवा के शासक मुल्लू खां, और उस समय अकबर का जन्म होता है 1542 में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था। राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ था। देखिए, अमरकोट में राजा बीरसाल के कैसे जन्म हो गया बताइए? जब हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ाई होता है तो हुमायूं चल जाता है राजा अमरकोट के साथ में शरण लेने के लिए, और वहीं उसका जन्म होता है, ठीक है। वो अपना बीवी को छोड़ के अमरकोट के साथ, मतलब कि दरबार में वो अपना भाग जाता है भारत छोड़ के, तो वहीं इसको अकबर का जन्म हो जाता है, ठीक ना। अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ। माता कौन थी? माता थी हमीदा बानो बेगम। अकबर के माता? हमीदा बानो बेगम। पिता? हुमायूं। बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन। बचपन का नाम? बदरुद्दीन। अच्छा ये बताइए, अकबर सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में कब पहुंचा था? 1555 में मछुआरा के 1555। पूछेगा, अकबर सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में कब पहुंचा था? 1555 मच्छीवाड़ा की युद्ध। बताइए, 1542 में अकबर का जन्म होता है और 1555 में युद्ध के मैदान में अपने पिताजी के साथ मच्छीवाड़ा के युद्ध में चला जाता है। मात्र 13 साल की अवस्था। मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था में अपने युद्ध में भाग ले लेता अकबर। तो बताइए, अकबर सबसे पहला युद्ध में भाग कब लिया था? 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, पुनः सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के साथ था, मतलब कि सरहिंद के युद्ध में भी हुमायूं के साथ था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, 1556 से हुमायूं के मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? पंजाब के कलानौर में। पंजाब के कालानौर में। बताइए तो कब किया था ये अपना राज्याभिषेक? 1556 में हुमायूं के मृत्यु के बाद। पंजाब के कालानौर। आप सब लोग बोलिए कब? पंजाब के कलानौर। पंजाब के कालानौर में कब किया था? कौन किया था राज्याभिषेक? अकबर। अकबर पहली बार युद्ध में कब भाग लिया था? 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ये बताइए, 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अल्पायु होने मतलब कि छोटा उम्र होने के कारण अकबर का इसका संरक्षक कौन बना? बैरम खां, जो कि काफी ही बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत लड़ाकू था। कौन बना था? बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में इसने बहुत सारा युद्ध को भी जीता था, ठीक ना। 1556 इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां ही 1556 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, किसने इसका नेतृत्व किया था? बैरम खां नेतृत्व किया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इन्होंने अफगान सेनापति हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन कौन? बैरम खां वर्सेस हेमू, मतलब कहा जाए तो अकबर वर्सेस हेमू, मतलब अकबर के नेतृत्व करने वाले जो थे बैरम खां, उन्हीं के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया था और युद्ध जीत भी गए। हाँ, बताइए 1556 से 60 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोला जाता है? बैरम खां का संरक्षण का काल। 1556 से 1560 में कौन काल? बैरम खां के संरक्षण का काल। कहा कि उस समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खां के संरक्षक में अकबर राजा बनता है। अच्छा ये बताइए, 1556 ईस्वी में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो गया, ठीक ना। 1560 में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो जाता है। हालांकि अकबर ने अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ प्रभाव में आ गया, ठीक है। मतलब जैसे ही बैरम खां से मुक्ति मिलता है, प्रभाव के अन्य मतलब कि जो वहाँ की महिलाएं होती है उसके मतलब उससे
इससे प्रभाव में आ जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोला था? पेटीकोट का शासन। पेटीकोट मतलब 1562 ईस्वी तक अकबर अपने परिवार के सदस्य के संरक्षक प्रभाव में रहा था, ठीक ना, 1562 ईस्वी तक। इसलिए 1560 से 1562 को क्या शासन कहा गया? पेटीकोट। हरमदल का शासन या पेटीकोट का शासन, मतलब कि 1560 से 1562 पेटीकोट। और बैरम खां का शासन कब बोला जाता है? 1556 से 1560, 1560 से 1562 पेटीकोट। पेटीकोट। बताइए, ये हरम दल में सबसे प्रमुख सदस्य? माहम अनगा। माहम अनगा, हरम दल का सबसे माहम अनगा, जो कि बहुत ही खराब लेडी थी। कौन थी? हाँ, हरम दल में सबसे प्रमुख सदस्य कौन था? माहम अनगा। माहम अनगा। इस काल को क्या, मतलब इस काल को अतका खेल का शासन भी कहा जाता है, ठीक ना, अतका खेल। ये बताइए, 1562 में अकबर अपने आप को इस दल के शासन से अलग कर दिया और सुधारात्मक कार्य किए, ठीक ना। दास प्रथा को इसने कब समाप्त किया? 1556। मतलब कि पेटीकोट के जब शासन से अलग होता है, सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करता है 1562 में। पर्दा प्रथा को समाप्त करता है 1562 में, ठीक ना। तीर्थ यात्रा को समाप्त करता है कब? 1563 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है 1563। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। 1562 में क्या क्या समाप्त करता है बताइए? 1562 में पर्दा प्रथा और दास प्रथा। 1563 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर को देता है। अच्छा, ये बताइए, 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। 1562 में किसको समाप्त करता है? 1562 में 1562 में दास प्रथा और पर्दा प्रथा को। और 1563 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर। 1564 में जजिया कर को खत्म किया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस चीज की स्थापना किया था? मनसबदारी व्यवस्था। इबादत खाना का स्थापना किया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की। इबादत खाना क्या? फतेहपुर सीकरी का भी स्थापना किया था 1571 में। हाँ, और 1602 में बुलंद दरवाजा निर्माण किया। 1602 में बुलंद दरवाजा। कब? 1602 में बुलंद दरवाजा। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। ठीक है। दीन इलाही का स्थापना किसने किया था? ये अकबर ने किया था। कब किया था? 1582 में। दीन इलाही का स्थापना 1582 में किया था। कौन किया था? अकबर ने किया। बोलिए, कौन किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। और अच्छा, इसका प्रधान पुरोहित कौन था? इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। 1582 में। इसका प्रमुख पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन इलाही को धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? हिंदू था ये बीरबल। कौन था? बीरबल। दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल था। ये बताइए, 1583 ईस्वी में नया कैलेंडर जारी हुआ। उस कैलेंडर का नाम क्या? इलाही संवत। इलाही संवत कब जारी होता है? 1583 में। तो एक बार इसका फिर से इसका ईस्वी याद कर लेते हैं। 1562 में क्या हुआ? 1562 में आपको दास प्रथा और पर्दा प्रथा समाप्त हुआ। 1563 में क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर। 1564 में क्या हुआ? जजिया कर को। 1575 में क्या हुआ? इबादत खाना का स्थापना। 1575 में। 1582 में दीन इलाही का स्थापना। इसका मुख्य पुरोहित अबुल फजल। 1582 में दीन इलाही। 1583 में 1583 में एक नया कैलेंडर जारी करता है, इलाही संवत। ठीक है, अकबर ने जारी करता है। ये बात बताइए, अकबर के समकालीन चौथे सिख गुरु कौन थे? रामदास। जिन्होंने इसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया अमृतसर शहर बसाने के लिए। किसको दिया था? रामदास को दिया था। ओके। अच्छा, ये बताइए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक, अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर का। और ये कम्मा सिख था गुरु अर्जुन देव? पांचवा। अच्छा, गुरुलिपि मुखी का स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव। अंगद। गुरु अंगद, जो कि दूसरा गुरु। गुरुमुखी लिपि। हाँ, गुरु अंगद। हाँ, जो कि दूसरे गुरु। ये बताइए, मजहर की घोषणा किसने किया था? मजहर अकबर ने किया था। कब किया था? 1579 में। कब किया था? 1579 में। कब किया था 1579 में मजहर की घोषणा? 1579 में। ये बताइए, अकबर के राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन किया गया जिसे आईने 10 साल कहा गया। ये कब किया गया था ये परिवर्तन? आईने 10 साल का स्थापना कब किया गया? 1580 में। कौन किया था? अकबर ने किया था। किसके, मतलब आईने 10 साल क्यों ये स्थापना किया था? राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन के लिए। राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन के लिए अकबर ने 1580 में आईने 10 साल की स्थापना किया था। बोलिए।
1580 में हाँ। मतलब 1580 में आईने रसाला का स्थापना किया अकबर ने। राजस्व के नवीनीकरण। नवीनीकरण, ओके। ये बताइए इस पद्धति का जन्मदाता कौन है? टोडरमल। किस पद्धति का जन्मदाता? आईने 10 साल। आईने 10 साल। किस पद्धति का? आईने 10 साल। आईने 10 साल। 10 साल। ये बताइए इसके अतिरिक्त अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया था। किस व्यवस्था को? मनसबदारी व्यवस्था को। मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। ये बताइए इसका जो एक महिला इसका एनी टाइम विरोध करती थी, उस महिला का नाम? रानी दुर्गावती सबसे कट्टर। हाँ। और उसको चैलेंज देने वाली, अकबर को सबसे तोड़ जवाब देने वाली महिला रानी दुर्गावती। अच्छा, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? कहाँ की शासिका थी? ये थी चंदेल की राजकुमारी थी। महोबा की गोंडवाना अभियान जो किया था कब किया था अकबर? गोंडवाना अभियान 1564 1964 में। जो कि वहीं की रानी दुर्गावती शासक थी। चौड़ागढ़ थी और वहाँ की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। गोंडवाना अभियान कब किया था अकबर? 1564 में। रानी दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी, ठीक ना। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच महाराणा हुआ? प्रताप वर्षमान और मेवाड़ के शासक महाराणा। यह युद्ध अकबर व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। कौन कर रहा था? मान सिंह। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुआ या पराजय हार हुआ? हुई। किंतु वह बिना अकबर के स्वाधीनता मतलब कि बिना अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपना घोड़ा पर बैठ के जंगल को और भाग जाता है। कौन? महाराणा प्रताप। घोड़ा का नाम क्या था बताइए तो? चेतक। चेतक। किसके घोड़ा का नाम चेतक? महाराणा प्रताप। और सिकंदर घोड़ा का नाम क्या था? बुकेफराल। बुकेफराल। अरे एक और बौद्ध धर्म का बुद्ध का महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम? क्या नाम था? कंथक चिंता। नहीं पता। ये बताइए 1572 ईस्वी में अकबर ने कहाँ का अभियान किया था? अकबर कहाँ का अभियान? गुजरात अभियान कब किया था अकबर बताइए? गुजरात अभियान आपको 1542 में। 72 में। 42 कहाँ से आ जाएगा? 42 तो जन्म में होता है। 42 तो जन्म ही होता है, 1572। वही फिर अभियान कर देगा जी। जो कि 42 में शेषासुरी युद्ध भी लड़ रहा था हाँ। मलकू खां के साथ, मलकू खां। मुल्लुक खां के साथ। इसको याद रखिए, सब टर्म को याद रखिए, पूछ लेता है कल। यस सर। ये बताइए गुजरात अभियान कब किया था अकबर? कब किया था अकबर गुजरात अभियान? 1572 में। बोलिए। 1572 में। 1572 में गुजरात अभियान किया था। यहाँ के शासक कौन थे? मुजफ्फर काटू। मुजफ्फर खां तृतीय था। इसको पराजित कर दिया था। कौन किया था पराजित? अकबर ने पराजित किया। लौटते हुए अकबर ने गुजरात के शासन प्रभार किसको सौंप दिया? मिर्जा अजीज कोका। लौटते समय गुजरात का प्रभार किसको सौंप दिया? मिर्जा अजीज कोका। गुजरात अभियान अकबर कब किया था? 1564 में। 1572 में। 1572। कब किया था? 1572 में। 1572। गोंडवाना अभियान 1564 में किया था। गोंडवाना अभियान 1564 में दुर्गावती के खिलाफ। ठीक है। 1564 में गोंडवाना अभियान। 1572 में गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। 1572 में गुजरात अभियान। किसको हराया था? किसको हराया था? गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय तृतीय को। और किसको गुजरात को अपना मतलब कि सौंप दिया? गुजरात मिर्जा अजीज कोका को। कोका को सौंप दिया। कुछ दिनों के पश्चात मिर्जा अजीज कोका अकबर से स्वतंत्र हो गया। मतलब कि कुछ दिनों के बाद जो है ना मिर्जा अजीज कोका अपने आप को अकबर स्वतंत्र कर लिया। फिर अकबर ने गुजरात पर अभियान किया। जब ये अकबर ने गुजरात को स्वतंत्र मतलब मिर्जा अजीज कोका बोला था अब गुजरात मेरा है, तो फिर अकबर ने 1573 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। पूछेगा गुजरात पर अकबर का पहला आक्रमण, 1572। दूसरा आक्रमण 1573। 1573 में। और बोला जाता है कि गुजरात के दूसरा अभियान का संसार का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। मतलब इतना स्पीड से ये अभियान किया कि सबसे द्रुतगामी अभियान बोला जाता है। किसको? 1573 वाला अभियान गुजरात के। गुजरात का द्वितीय अभियान जो कि अकबर ने किया था, काफी द्रुतगामी अभियान था। ये बताइए गुजरात विजय के अवसर पर फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा निर्माण कब किया? 1602। कब किया था? 1602 में अकबर ने गुजरात अभियान किया था। ये सॉरी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1602। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1602 में। ये बताइए अकबर ने खानदेश अभियान किया था। कब किया था? 1595 में, जो दक्षिण भारत का राज था और उसने अभी अपनी अधीनता मनवा लिया। अपने अधीनता बताइए कि खानदेश अभियान गुजरात मतलब कि कब किया था अकबर? 1595। खानदेश किधर है? दक्षिण भारत में। में। 1595 में खानदेश अभियान, ठीक ना। असीरगढ़ का युद्ध कब किया था? 1601। हाँ?
1601 पूछेगा अकबर का अंतिम युद्ध कौन था, आसिरगढ़ का युद्ध। कब हुआ था? आई आसिरगढ़ का युद्ध है। तू कहाँ? इधर देखो कैमरा की एक तरफ। ये बताइए। हाँ ठीक, आगे बताइए, बोलिए। इधर देखिए हमको, इधर बुक मत देखिएगा देखिए। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, बताइए अकबर जो है अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? 1601 में हाँ, किस युद्ध को अंतिम, मतलब किस युद्ध के बाद अकबर अंतिम युद्ध किस युद्ध को लड़ा? आसिरगढ़ का युद्ध। अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध आसिरगढ़ का युद्ध कब लड़ा? 1601 1601 में। कब लड़ा? 1601 में। इसी बीच अकबर का पुत्र सलीम, जो कि कौन था? जहांगीर। जहांगीर इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद में विद्रोह कर, जिसे दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल को भेजा, जिसे जहांगीर ने- जिसे जहांगीर ने किसके कहने पर जहांगीर ने अबुल फजल को मरवा दिया? मतलब जहांगीर ने किसको भेज के मरवा दिया? जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को भेज के अबुल फजल को मरवा मरवा दिया। किसको मरवा दिया? वीर सिंह बुंदेला को। किसको भेज के मरवाया? वीर सिंह बुंदेला। किसको मरवाया? अबुल अबुल फजल फजल को। अबुल फजल को कौन मरवाया? वीर सिंह अरे जहांगीर। जहांगीर ने मरवाया। जहांगीर कब मरवाया? 1505 में। 1602। 1602। कब मरवाया? 1602। कब मरवाया? 1602। अच्छा, अकबर का अंतिम युद्ध रायसीन का किला। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में। 1601 में आसिरगढ़ का युद्ध। आप सब लोग यहाँ ध्यान आज नहीं दे रहे। या ध्यान है। अच्छा ये बताइए अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605। डायरियास हो जाता है, ठीक है। अकबर के मृत्यु के पश्चात अगला मुगल बादशाह मोहम्मद सलीम। जहांगीर, मोहम्मद जो सलीम। कि सलीम के नाम से जाना जाता था, अकबर को आगरा के निकट कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। सिकंदरा में। अर्थात अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ है सिकंदरा? आगरा में। आगरा में। अच्छा ये बताइए अकबर ने का अंतिम युद्ध बताइए। हाँ, रायसीन का युद्ध। आसिरगढ़ का युद्ध। बार बार आप रायसीन आसिरगढ़ क्यों का युद्ध बोलते 1601 में। हैं? आसिरगढ़ कहाँ? का युद्ध 1601 में। आसिरगढ़ का युद्ध। 1601 में। ये बताइए अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करता था, कितना नवरत्न रहा था? 9 रत्न थे। इसमें से नाम बताइए 4 5 6 7 8 जो बोल सकते हैं। बीरबल, बीरबल, सूरदास। तानसेन, सूरदास कौन सा सुनिए है? ना, हमारी बात सुनिए ना। बीरबल, बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल। अबुल फजल, तानसेन, तोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम, अब्दुल खन्ना खान, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, देखिए बीरबल, तानसेन, मानसिंह, तोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, तोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, तोडरमल। अबुल फजल फैजी, अबुल फजल फैजी। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। इस तरह से इसके दरबार में नवरत्न रहा करता था। अच्छा बीरबल के बारे में हम सब लोग कुछ जानते हैं। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल जो था, बीरबल किस विभाग का प्रधान था? सैन्य विभाग का। न्याय विभाग के प्रधान थे। 1583 में बीरबल न्याय विभाग के प्रधान बनाया गया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के दरबार में अकबर के द्वारा प्रारंभ किए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। सबसे पहला दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल। बीरबल। बीरबल किस मतलब किसका प्रधान था? न्याय विभाग का। न्याय विभाग। कब बनाया गया था प्रधान? 1583 ठीक है। बीरबल के उत्तर प्रदेश के कालपी का रहने वाला था, ठीक रहने है। वाले थे। अच्छा ये बताइए 1856 ईस्वी में यूसुफ जाही के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? किसको भेजा था? बीरबल को भेजा था। वहाँ बीरबल की हत्या हो गई, ठीक ना। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाही के विद्रोह दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दिया गया, ठीक ना। 1586। 1586 में। अब बताइए तानसेन के बारे में बताइए। तानसेन का मूल नाम बताइए। रामतनु पांडे। हाँ ये बताइए तानसेन को अकबर ने किसकी उपाधि दिया? तानसेन को अकबर ने किसकी? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास एक ही नाम है। कंठाभरण वाणी विलास, एक ही 4 नाम नहीं, एक ही नाम है। कंठाभरण वाणी बाली विशाल। किसका किसका नाम है ये बताइए? रामतनु पांडे का उपाधि है। तानसेन वही रामतनु पांडे का बचपन का नाम तानसेन है। और तानसेन को उपाधि दिया था कंठाभरण विलासी, समझे? कंठाभरण वाणी विलास। अच्छा तानसेन का गुरु बताइए। तानसेन का गुरु हरिदास। हरिदास। तानसेन का गुरु हरिदास। तानसेन को अकबर ने, अच्छा ये बताइए तानसेन किस शैली का जन्मदाता है? ध्रुपद गायन शैली। तानसेन की रचना बताइए। क्या बोले? तानसेन की रचना। तानसेन की रचना। तानसेन की मियाँ की रचना, टोकरी। मियाँ की टुकड़ी, मियाँ की मियाँ का मल्हार। मल्हार, दरबारी कांगड़ा एवं मियाँ का सारंग। मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कांगड़ा एवं मियाँ का सारंग तानसेन की रचना है। अब मानसिंह के बारे में सोचिए। मानसिंह जो था भगवान दास का पुत्र था, ठीक ना। मानसिंह भगवान दास का पुत्र। भगवान दास का पुत्र कौन था? मानसिंह। मानसिंह आज आमेर के राजा भारमल का पोता था, ठीक ना। भगवान दास का पुत्र भारमल का पोता था।
अकबर के कारण लड़े गए अधिकांश युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? मानसिंह मान सिंह ने किया था। अच्छा ये बताइए टोडरमल के बारे में। अकबर के दरबार में आने वाले पहले शेरशाह सूरी की भी सेवा कर चुके हैं, समझे ना, मतलब टोडरमल शेरशाह सूरी को अभी सेवा कर दरबार चुके में भी रह चुके हैं। हैं। ये बताइए जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे बोला गया? जाति प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल को टोडरमल को। इसे आईने दसाला भी कहा गया, ठीक ना। जी अच्छा अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ का पद पर भी नियुक्त किया था, ठीक ना? राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व दीवान अफजल, ठीक ना, अशरफ। अबुल फजल के बारे में बोलिए। अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक शेख बोलिए। मुबारक, शेख मुबारक, अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक था। मुबारक। दीन इलाही धर्म का पंडित इसी को बनाया गया, किसको? अबुल फजल को अबुल फजल को दीन इलाही धर्म का पंडित बनाया गया। बोलिए दीन इलाही धर्म का पंडित किसे बनाया गया? अबुल फजल को। अबुल फजल को। ये बताइए 1602 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह गुजर ने अबुल फजल का हत्या कर दिया था, जी। हो ही गया है। फेजी के बारे में बताइए। सुनिए ना, अबुल फजल की प्रमुख रचना बताइए। अकबर नाम हो। बुंदेला। अकबर नाम हो। अबुल फजल की प्रमुख रचना, अकबर नाम हो। अबुल फजल की प्रमुख रचना वही इससे पहले हमको कर चुके हैं अबुल फजल के अकबरनामा, जिसमें कि अबुल फजल ने खुद अपने बारे में भी बताया। और पीछे से अपना आईने अकबरी जो 3 खंड में बांटा है ना, अकबरनामा अकबर के आत्मकथा है, तो इसमें अबुल फजल ने उसको तीसरी 3 खंड खंड में। में बांटा। लास्ट में ये अपना जीवनी भी लिख दिया अबुल फजल, ऐसा होशियार था लिखा, समझिए। ये बताइए फेजी के बारे में। फेजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, इन्होंने अकबर के राज कभी घोषित किया, ठीक ना। अच्छा बताइए फेजी दीन इलाही धर्म को अपनाया था कि नहीं अपनाया था? अपनाया था। अपनाया था। अब अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां का पुत्र और जहांगीर का गुरु था, ठीक गुरु ना। था। अब अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? जहांगीर का गुरु था और बैरम खान का पुत्र था। हकीम हुकाम ये एक बावर्ची था, ठीक ना। हकीम हुकाम क्या था? रसोई। रसोईया था। अच्छा बताइए मुल्ला दो प्याजा का नाम इसलिए अकबर ने दिया क्योंकि ये खाना में हरदम 2 गो प्याज होता है, इसलिए इसको मतलब कि मजाक में अकबर ने मुल्ला दो प्याजा बोल दिया, ठीक इसका है। नाम भी तो मुल्ला दो प्याजा ही रहा। हाँ मतलब इसको मजाक में बोला, जब राजा बोल दिया मुल्ला दो प्याजा तो सब कोई बोलेगा और नाम तो रखा ही जाएगा, ठीक ना। मुल्ला 2 प्याजा। हाँ। खाने में 2 प्याज लेता था। खाने में एनी टाइम 2 प्याज लेता था, इसीलिए अकबर ने इसको मुल्ला दो प्याजा बोल दिया। मुल्ला 2 प्याज। ये कहाँ कराने वाला था ये बताइए? अरब का आराम कराने वाला। अब बताइए जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल बताइए। ओ यहाँ बोलिए जहांगीर शासन का ऐसे याद नहीं होगा। 1645 1605 से लेकर 1627। आज आप बहुत गलत बोल रहे हैं, 1605 से लेकर आप 1627। माफी मांगे, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। जी 1605 से आप 1627। पहले माफी मांगे, आप बहुत गलत बोल रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, सॉरी आज के लिए। ठीक है ये बताइए जहांगीर बचपन का नाम बोलिए। जामिल के सलीम। का नाम क्या था? सलीम क्या था? सलीम। था। जहांगीर का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1605। 1605 में। हाँ अच्छा ये बताइए सोना की न्याय की जंजीर कौन बनवाया था? जहांगीर। राज्याभिषेक के पश्चात इन्होंने सोना का न्याय का जंजीर बनवाया, मतलब जहांगीर ने एक घंटी को टंगवाया, मतलब अपने अति से दूर, मतलब अपने महल से दूर, और वहाँ से अगर कोई बजा देता था तो उसका न्याय सुना जाता था, आखिर क्या दिक्कत हुआ जो मेरा ये घंटी बजा, इसलिए सोने का जंजीर बनवाया था जहांगीर ने उस न्याय के लिए। कौन बनाया था? न्याय के लिए जाना जाता है जहांगीर, जहांगीर जो न्याय के लिए जाना जाता है। और मतलब सोने का जंजीर एवं 12 अध्यादेश जारी किया था, ठीक ना। 12 अच्छा जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1606 कौन किया था? खुसरो ने। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन किया था? कौन किया था? अमीर खुसरो। विद्रोही खुसरो को 5वें गुरु सिख गुरु अर्जुन देव ने काफी सहायता प्रदान किया था, ठीक ना। 5वें गुरु सिख अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। किसको? अमीर खुसरो को। इसी गुस्सा में आकर अमीर खुसरो मतलब उसको जो सहायता दिया था, इसलिए जहांगीर ने इसको जेल में डलवा दिया। कहाँ? गुरु अर्जुन देव को। हाँ नहीं अमीर खुसरो को जेल में डलवा दिया और गुरु अर्जुन देव को मतलब फांसी अमीर दे खुसरो को जेल में डाल दिया, ठीक ना। हाँ। और उसको गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया। फांसी दे दिया। गुरु अर्जुन ने बताया था ना, एगो 5वां गुरु एगो 9वां गुरु को फांसी पर आया, जो कि 9वां गुरु को औरंगजेब। औरंगजेब ने किया, ठीक ना। 11वां गुरु सॉरी 11 तेग बहादुर डब्बा की गुरु था। आज बहुत गलत बोल रहे हैं, क्या बात है? आप ध्यान यहाँ नहीं है। कहीं और ध्यान जा रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, देख ये रहे आगे बात- में नाच कर रहा है ना ये सब। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, उस सब पर मत जाइए। ये बताइए एक हम कहानी सुनाते हैं, ठीक ना। जब भगवान सब जब अपना अथी दे रहा था, मतलब अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो आगे में जो वहाँ का जो परी होता है, रंभा था, रंभा थी और अम्बा, बहुत सारा नाम है वहाँ पे परी का, तो वहाँ आके डांस करती थी, ठीक ना। आगे में आके ताकि उसका ध्यान
भंग हो जाए, तब पर भी भगवान उस सुंदरी को नहीं देखे, अपना ध्यान को देखे, तब जाके वो ध्यान सफल हुआ। तो इस तरह से आप आगे को क्या देख रहे हैं, अपने ध्यान में आकर्षित होइए। आगे में रंभा सब ऐसे नाच कर रही है, समझे कि नहीं? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये बताइए, जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था? 1516 में। कौन किया था? अमीर खुसरो किया था। कब किया था? 1606 ईस्वी। देखिए, अब ये कहानी सुनने के बाद कुछ एनर्जी आया। इसी तरह मोटिवेशन बीच बीच में होना चाहिए। और चलिए, यही 1606 ईस्वी में जो अमीर खुसरो ने विद्रोह किया था, हाँ, अर्जुन जो होते थे पांचवें गुरु, वह इसकी सहायता कर दिए थे। ये बताइए। सहायता करने के उपलक्ष्य इनको फांसी दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अच्छा, चित्तौड़ अभियान जहांगीर कब गए थे बताइए? चित्तौड़ अभियान कब? 1627 में। 1615 में। कब किया था? मजाक नहीं कीजिए। कब किया था बताइए? 1615 में। कब किया था? जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान कब किया था? 1615 में। उसने पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक ना? चित्तौड़ को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में जहांगीर कब मिला? 1615 में। 1615 में। अच्छा, 1606 में जहांगीर किसके मतलब? अमीर खुसरो। ठीक है, ये बताइए। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना? कहाँ होती है? लाहौर के लाहौर के शाहदरा में दफना दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, जहांगीर की मृत्यु कब होती है? 1627 में। चित्तौड़ अभियान जहांगीर कब करता है? 1615 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अमीर खुसरो इसका खिलाफ 6 में 1606 में। ये बताइए, जहांगीर अपने पिता के शासन एवं धर्म सहिष्णु का शासक था, ठीक ना? पिता के जहांगीर जो अपने पिता के समान धर्म सहिष्णु था, मतलब सभी धर्म को मानता था। धर्म सहिष्णु मतलब सब कुछ धर्म को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है? ये बताइए, वे अपने दरबार में प्रसिद्ध हिंदू पर्व किस को मनाया बताइए? शिवरात्रि और रक्षाबंधन को मनाता था। शिवरात्रि और रक्षाबंधन को बड़े धूमधाम से मनाने वाला मुगल शासक बताइए? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अच्छा, जहांगीर के शासन में जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1606 में। कब आया था? 1608 में। 1608 में। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन जेम्स हॉकिंस प्रथम का राजदूत। अच्छा, इसको इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। ठीक है। सर टॉमस रो व्यापारिक छूट का उद्देश्य जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, कब? 1615 ईस्वी में। और वे सफल भी हो गए थे। उन्होंने जहांगीर ने कुछ व्यापारिक छूट भी दे दिया था, ठीक है? जी, सही बात है। अच्छा, जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबा खेती का आचरण शुरू हो गया। और टमाटर और आलू का भी। टमाटर और आलू का भी। कालियों के द्वारा अच्छा, चित्रकाल का स्वर्ण काल बताइए? जहांगीर। जहांगीर को कहा जाए, जहांगीर के शासन काल को कहा जाए। जहांगीर के शासन काल को ही चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर भी एक बड़े चित्रकारी थे। हाँ, वो बात पता है। वो तो पता है। हाँ, वो बात पता है। अच्छा, ये बताइए, जहांगीर खुद चित्रकारी था ही, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए, जहांगीर का जन्म कब हुआ था बताइए तो? जहांगीर का 1605 में। राज्याभिषेक करवाया था 1605 में। इनका जन्म नहीं लिखा है इसमें। कोई बात नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए, बोलिए नहीं जानते हैं। कुछ क्या बोलते हैं? बोलिए ना। 1605 में जहांगीर राज्याभिषेक कब किया था? 1605 में जन्म हो। छोड़िए, जन्म छोड़िए। कब किया था? 1605 में जन्म सॉरी राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा, ये बताइए, अमीर खुसरो ने विद्रोह कब किया था जहांगीर के? 1606 में। 1615 में क्या हुआ था? चित्तौड़ के अभियान। चित्तौड़ के अभियान। 1627 में क्या हुआ? 1627 में आपको ये हो गया था। जहांगीर की मृत्यु हो गई। क्या हुआ था? जहांगीर की मृत्यु। अच्छा, रक्षाबंधन और शिवरात्रि को किसने मनाया? जहांगीर। इस तरह से जहांगीर को खत्म करते हैं हम सब लोग, पूरा पढ़ लिए जहांगीर, ठीक है? अब अब शाहजहां जाते हैं। शाहजहां का कार्यकाल बताइए? स्थापत्य कला के लिए जाना जाता हुआ कार्यकाल 1627 से लेकर के 1656। 1658। कब? 1627 से 1658। 1658। जहांगीर का साथी शाहजहां का जन्म बताइए? 1592 में। 1592 में शाहजहां का जन्म होता है, ठीक ना? इसका बचपन का नाम बताइए? खुर्रम था। खुर्रम। अहमदनगर के विजय के अवसर पर शाहजहां की उपाधि। अच्छा, ये बताइए, किसके विजय के अवसर पर शाहजहां की उपाधि दिया? मतलब कि कहाँ पे ये विजय किया ताकि उसको अहमदनगर के विजय के अवसर पर इन्हें शाहजहां की उपाधि मिला था। कौन दिया था ये उपाधि? ये कौन दिया था? अहमद इसके बाबूजी अच्छा। जहांगीर ने। कौन दिया था? जहांगीर ने अहमदनगर के विजय के उपरांत खुर्रम को किस चीज की उपाधि दिया था? शाहजहां, ठीक ना? इसकी शादी किससे हुआ? बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम। किससे हुआ? अंजुमन बानो बेगम। किससे हुआ? कब हुआ था? 1612 ईस्वी में शाहजहां की शाहजहां का शादी किससे हुआ था?
अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज का महल की उपाधि दिया गया। अर्जुमन बानो बेगम को ही मुमताज महल की उपाधि दिया था, मुमताज की उपाधि दिया था, इसी की याद में मुमताज महल बनाया गया आगरा में। अच्छा, वो जो ताज महल है। जी सर। ये बताइए मुमताज की मृत्यु कब हो जाती है? 1631 कब होती है? 1631 और इसका ब्याह कब हुआ है? 1612 1612 में। अच्छा, शादी 1612। हाँ, नहीं, हम थोड़ा बिहार और शादी दो बार पूछ लिए ना। तो ब्याह और शादी एक ही चीज़ होता है, ठीक है। ये बताइए पुर्तगालियों के साथ इसका संघर्ष कब हुआ शाहजहाँ का? 1631 में 1632 में हुआ। 1631 में ताज की मृत्यु हुई, ताजमहल बनवाया गया। मुमताज की मृत्यु हुई 1631 में। 1632 में पुर्तगालियों के साथ इसका संघर्ष होता है। किसके बताइए, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष कब हुआ है? 1632 में किसके साथ? जहांगीर के साथ। जहांगीर के साथ, शाहजहाँ के साथ। शाहजहाँ के साथ हुआ है ना। शाहजहाँ। अच्छा ये बताइए शाहजहाँ के साथ मतलब कि बराबर जो है ना ये होता था, टसन होते रहता था, किस गुरु के साथ? छठे सिख गुरु हरगोविंद के साथ। छठे सिख गुरु हरगोविंद के साथ। हरगोविंद के साथ पहले सिख था जिन्होंने जिनका संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहाँ से हुआ था, ठीक ना। मुगल बादशाह शाहजहाँ के साथ संघर्ष किसका हुआ था बताइए? छठे गुरु हरगोविंद को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक ना। गुरु हरगोविंद सिंह छठे गुरु था जो कि शाहजहाँ के साथ मतलब कि संघर्ष हुआ था, जिसमें कि ये हरगोविंद सिंह हार गया था और कश्मीर चल गया, वहीं जाकर उसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। ये बताइए शाहजहाँ ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी अपने पुत्र किसको सौंपा था? औरंगजेब को। औरंगजेब दक्षिण भारत में जीते गए क्षेत्र की राजधानी कहाँ बनाया था? औरंगाबाद को। दक्षिण भारत में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पूरे दक्षिण भारत को इन्हें कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कौन कौन भाग? खानदेश, खानदेश, बीजापुर, बरार, तेलंगाना। खानदेश, बीजापुर, बरार, तेलंगाना। खानदेश, बीजापुर, बरार, तेलंगाना। कौन बांटा खानदेश, था? बीजापुर, बरार, तेलंगाना। औरंगजेब ने बांटा था, ठीक ना। ये बताइए शाहजहाँ पुर्तगालियों के साथ संघर्ष कब किया था? पुर्तगालियों के साथ 1632 में। वेरी गुड। ब्याह कब हुआ था? यहाँ 1611 में। 12 में। सर 1612 में। जन्म कब हुआ था? 1592 में। पुर्तगाली के साथ 1632 में। यही सब चीज याद रखिए बस। जी ठीक है सर। ये बताइए खानदेश का राजधानी पर याद करवाइए। खानदेश की राजधानी बताइए। बुरहानपुर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, इलायचीपुर, तेलंगाना। नांदेड़। बताइए खानदेश बुरहानपुर, खानदेश, बुरहानपुर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, इलीचपुर, बरार, इलीचपुर, तेलंगाना, नांदेड़। दक्षिण भारत में औरंगजेब ने आर्थिक सुधार से प्रभावित होकर किसे आर्थिक सुधार भी किए, मतलब कि होकर कई आर्थिक सुधार किए, उस आर्थिक सुधार का नाम बताइए। मलिक अंबर है। मतलब कि दक्षिण भारत में औरंगजेब ने तोडरमल एवं मलिक अंबर के आर्थिक सुधार से प्रभावित होकर कई आर्थिक सुधार भी किए। मतलब कि तोडरमल और मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में काफ़ी आर्थिक सुधार किया था, इससे काफ़ी प्रभावित था औरंगजेब। शाहजहाँ के काल में मध्य एशिया के क्षेत्र में पूरी तरह से बाहर निकल गया था, समझे ना जी। शाहजहाँ के काल में मध्य एशिया जो पूरी तरह से बाहर निकल गया था। मतलब पूछा जाएगा किसके काल में मध्य एशिया मुगल काल से पूरी तरह बाहर निकल गया था? शाहजहाँ। किसके काल में मुगल काल से मध्य एशिया पूरी तरह से बाहर निकल? शाहजहाँ के काल। शाहजहाँ को किस काल का स्थापत्य कला जो आपको शुरू में बता दिया गया था, ठीक है। इन्होंने आगरा एवं दिल्ली में कई महल भी बनवाए, ठीक है। इन्होंने आगरा में यमुना नदी किनारे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया। सफेद संगमरमर कहाँ से लाया था? राजस्थान के मकराना क्षेत्र से। कहाँ से लाया था? राजस्थान के मकराना क्षेत्र से सफेद संगमरमर लाया था, ठीक ना। ताजमहल की योजना किसके द्वारा बनाया गया? अहमद लाहौरी। हालांकि यह ईसा खां के देख रेख में तैयार किया गया, ठीक है। इसका डिजाइन वास्तुकार भी यही था। ये बताइए शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण किया जी। शाहजहाँ दिल्ली में लाल किला का निर्माण किया। किला के अंदर कई भवन का निर्माण किया, ठीक ना। जिसमें से सबसे प्रमुख दीवाने आम था, ठीक ना। इसी महल में शाहजहाँ ने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन इसी मयूर सिंहासन विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगवाया गया, ठीक। तख्ते ताउस में, हाँ, तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा लगवाया गया, ठीक ना। मयूर सिंहासन को बेबादल खां के द्वारा बनाया गया था। बेबादल खां के द्वारा बनाया गया था। बोलेगा मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया? बेबादल खां के द्वारा। ये बताइए गुण समंदर की उपाधि किसको दिया शाहजहाँ ने? संगीत लाल खां। लाल खां।
ये क्या था? संगीतकार था। संगीतकार लाल खां थे। का उपाधि बताइए। लाल खां गुण समंदर। गुण समंदर। गुण समंदर किसकी उपाधि है? लाल खां लाल शाहजहां अपने जीवन काल में सबसे बड़े एवं योग्य पुत्र किसको अपना उत्तराधिकारी दारा बनाया? सिकों को अपना दारा सिकारक। औरंगजेब को नहीं बनाया था, दारा सिकों को। जी, लेकिन वो दारा भाई में आपसी में ये लोग युद्ध किया, उसके बाद औरंगजेब सबको पराजित करते हुए अपने आप को शासन किया। बताइए, दारा सिको एक विद्वान भी था, ठीक ना? मतलब कि भागवत गीता, उपनिषद, योग विषय जैसे कई हिंदू धार्मिक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक ना? पूछेगा दारा सिको जो है किस किस को फारसी में अनुवाद किया था? जैसे भागवत गीता हो गया, उपनिषद हो गया, योग विशिष्ट हो गया, ठीक ना? शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने दरबार में बलबन के द्वारा तैयार किया गया सिजदा एवं पैबोस को प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब सिजदा एवं पैबोस प्रथा को किसने चालू किया था? बलबन ने चालू किया था और शाहजहां ने खत्म किया। इस तरफ याद रखिए, बलबन ने चालू किया, शाहजहां ने खत्म किया। किसको? सिजदा प्रथा। सिजदा पैबोस। साथ ही अकबर के द्वारा प्रारंभ किए गए इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया। बताइए, हिजरी संबत को लागू करने वाला शासक शाहजहां। कौन? शाहजहां। ये बताइए, हिजरी संबत का प्रारंभ मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में 1622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक ना? अच्छा, सामूगढ़ के युद्ध जीतने के पश्चात औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता? आगरा में। उत्तराधिकारी के लिए सबसे अंतिम युद्ध देवराय का उत्तराधिकारी के लिए सबसे अंतिम युद्ध देवराय का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाए थे। तो पूछेगा, इसके बाद औरंगजेब यही पड़ेगा। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक आगरा में, दूसरा दिल्ली में। कहा जाता है मतलब कि मुगल काल का ऐसा पहला राजा था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कौन? औरंगजेब ने एक बार पहला तो दिल्ली में करवाया, पहला और आगरा में, और दूसरा दिल्ली में। पहला आगरा में, दूसरा दिल्ली में। सामूगढ़ के युद्ध में पहला करवाया। सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब कहाँ कराया? आगरा में। दूसरा दिल्ली में। देवराय का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में, ठीक ना? अब हम सब लोग आते हैं कहाँ? औरंगजेब का कार्यकाल बताइए। 1658 से 1707। 1658 से 1707। अकबर और औरंगजेब का शासनकाल दोनों सेम है, 49 साल। देखिए, औरंगजेब के काल में ही मुगल काल बहुत उन्नति पर था, उसके बाद अवनति पर चल गया, उन्नति पर चल। ठीक ना? ये बताइए, अकबर औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में। कब हुआ था? 1618 में। औरंगजेब का जन्म 1618 माता उज्जैन के मुमताज महल देहाल में हुआ था। कब हुआ था? उज्जैन के देहाल में 1618 में। अरे 1600 में हुआ था। माता क्या नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल। इसने ये पहला मुगल बादशाह था जिसने कितने बार राज्याभिषेक करवाया? 2 बार। पहला कब किया था? 1658 में आगरा में, हाँ। और 1659 में दिल्ली में। आगरा में कब किया था? 1658 में। और दिल्ली में? 1659 में। आगरा में 1658 में। दिल्ली में 1659 में। ठीक है। पहला कहाँ किया था? 1658 में आगरा में। दूसरा 1659 में दिल्ली में। दिल्ली में 1659 में। ये बताइए, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य चरमोत्कर्ष अवस्था में था, ठीक है? मतलब बहुत ऊंचा था। ये अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि शासक बनते ही उन्होंने धार्मिक और सहिष्णुता की नीति को अपनाया और अपने दरबार में चल रहे हिंदू धार्मिक त्यौहार को बंद करवाया। हिंदू धार्मिक जो त्यौहार किसके शासनकाल में चल रहा था बताइए तो? शिवरात्रि और रक्षाबंधन चल रहा था। जहांगीर के शासन। शिवरात्रि और रक्षाबंधन। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इसने किसने बंद करवाया था ये सब? औरंगजेब। ये बताइए, इसके कारण औरंगजेब का जगह जगह विरोध होने लगा था। जाटों का विद्रोह था, सबसे पहला विद्रोह इसका किसका था? कट्टर मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। हाँ, औरंगजेब। जाटों का विद्रोह सबसे पहला विद्रोह था, ठीक ना? यह जाट एक जनजाति थी जो मथुरा एवं आगरा के बीच क्षेत्र में मथुरा और आगरा के बीच के क्षेत्र में निवास करता था। जाट जो कि जाटों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह था किसका? औरंगजेब का, ठीक है? जाट विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बताइए? ये बहुत गोकुला के द्वारा जाट विद्रोह का नेतृत्व किया गया, ठीक ना? किसके द्वारा किया गया? गोकुला। याद कीजिए, किसके द्वारा? गोकुला के द्वारा। बोलिए नहीं, गोकुला के द्वारा जाट विद्रोह किया गया। ये बताइए, जाट विद्रोह के कारण औरंगजेब ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित किस मंदिर को तुड़वा दिया? केशवा नारायण मंदिर को वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्मित जो मंदिर था केशवा नारायण मंदिर, उसको तुड़वा दिया। कौन तुड़वाया? औरंगजेब ने। इसको लेकर जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1670 में। नहीं,
1670 तिलपत के युद्ध में गोकुला पराजित हुआ, इसकी हत्या कर दिया गया। तिलपत का युद्ध कब होता है? 1670 में 1670 में तिलपत का युद्ध हुआ। इसमें कौन पराजित होता है? गोकुला पराजित हो गया। और इसका हत्या भी हो जाता है। अच्छा, गोकुला के पश्चात जाटों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम। राजा राम। कौन किया था? राजा राम। राजा राम। किसके? गोकुला के पच जाटों का विद्रोह का नेतृत्व। जब गोकुला मर जाता है, गोकुला कब मरता है? 1670 में किस युद्ध में? तिलपत तिलपत के युद्ध में गोकुला की मृत्यु हो जाती है। गोकुला किस युद्ध का नेतृत्व करता है बताइए तो? गोकुला जाटों तिलपत का के नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व, जाटों के युद्ध का नेतृत्व करता है। तिलपत के युद्ध में 1670 में गोकुला की मृत्यु होती है। गोकुला के मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व, जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जाटों का विद्रोह राजा राम। राजा राम। किसने किया था? राजा राम। राजा राम ने किया था। राजा राम ने क्रोधित होकर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया, ठीक ना? हड्डी को निकाल कर जला और मकबरा को खोद कर अकबर के हड्डी को निकाला और जला दिया। जला लिया। इतना क्रोधित था। कौन था? राजा राम। राजा राम। जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम। राजा राम ने किया था, ठीक ना? सबसे पहले जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुला। गोकुला गोकुला का मृत्यु कब हुआ? 1670 में 1670 में मृत्यु के बाद कौन जाटों का नेतृत्व किया? ये राजा राम। राजा राम ने क्या किया गुस्सा में आके? अकबर को खोद करके हड्डी निकाल कर जला के खा गया। जला दिया, खाने गया। सॉरी। अच्छा, राजा राम कब पराजित हो गया मुगल सेना से बताइए? राजा राम 1688 1688 में मुगल सेना से राजा राम पराजित हुआ और राजा राम की हत्या हो जाती है। हाँ? राजा राम की हत्या कब होती है? 1688 बोलिए। 1688। राजा राम के पश्चात के बाद जाटों का नेतृत्व कौन करता है? ये बहुत चूरामल। ये बहुत पूछता है, चूरामल, ठीक ना? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की सहायता कौन करता है? नौवे सिख गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर ने अकबर द्वितीय की सहायता करता है, जिसके कारण अकबर द्वितीय ने औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी की सजा दी और खत्म कर देता है। अच्छा, ये बताइए, औरंगजेब के द्वारा जयसिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के सामने शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन संधि होता है? पुरंदर की संधि। अच्छा, ये बताइए, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने कई अभियान किए, जिसमें महत्वपूर्ण अभियान 1665 में रहा। 1665 में। अच्छा, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच? किसके और किसके बीच? औरंगजेब और ये क्या शिवाजी के बीच? शिवाजी को तो फांसी दे दिया। नहीं, शिवाजी नहीं यार, उसी में पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब के द्वारा जयसिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के सामने शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के बीच देखिए, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। किसके किसके बीच होती है? औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को भेजा गया हाँ। उसको, और मतलब कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है जी। औरंगजेब जयसिंह और शिवाजी के बीच होता है। औरंगजेब के द्वारा जयसिंह आप को औरंगजेब बोल जो रहे हैं। नहीं क्या गलत बोल दिया? औरंगजेब के द्वारा नहीं, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है, ठीक ना? ठीक है, हाँ? समझा रहे? ठीक है, ठीक है। इधर देखो, इधर में देखना रहता है। सब समझ रहे हैं। जयसिंह और शिवाजी के बीच। आप इसके पहले जो रिपीट किए हैं अरे हो सकता है गलत, मतलब हो गया था। स्लिप हो गया होगा। हाँ। और क्या, तो उसमें कोई रिजिड होने की बात नहीं, हम तो सुधार रहे हैं। सुधार हैं। जी, बस जयसिंह और जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है 1665 में। बताइए, अच्छा, जजिया कर दोबारा लागू किया अब औरंगजेब ने, हाँ। कब किया था बताइए? जजिया कर को फिर से लागू कब किया था? 1682 में। 1679 79 में ना? हाँ, 1679 में जजिया कर को लागू किया। कब क्या? 1679 में। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब। जजिया कर को सबसे पहले किसने लाया था? सबसे पहले FST? लाया था ये। जाओ तो कासिम होगा। हाँ, काशी। कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। 712। मोहम्मद बिन कासिम ने। हाँ, मोहम्मद बिन ठीक है। कासिम। वही लाया था। वही तो कश्मीर का जो शासक है। हाँ जी, नहीं, कश्मीर का शासक था वो। अरे कश्मीर का नहीं था, वो बाहर से आया था, बाहर अरबी से था। आया था कोई यूनानी था देखिए, क्या? अरबी था। भारत पाक का अरबी पहला था, हाँ। मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, हाँ। इन्होंने ही सबसे पहले जजिया कर लाया था। क्या है तो मोहम्मद बिन कासिम ही नहीं? ठीक है, तो ये बताइए। याद रखो, दिमाग में जो बढ़ जाता है भूलते नहीं है। ठीक है, सुनिए ना, अरे अर्थी बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये ये बताइए। वाली बात नहीं है, वो अच्छी बात बताया। हाँ, ठीक है, ये बताइए, 1682 ईस्वी में औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर को किसने शरण दिया था? तेग बहादुर तेग ने। बहादुर, 9वें सिख गुरु। अच्छा, 9वें सिख उसको फांसी दे दिया तेग बहादुर को। जी। और फिर अकबर को जो है ना शिवाजी का बेटा दे दिया अपना, उसका नाम बताइए? संभाजी। संभाजी, हाँ। संभाजी को भी पकड़ के हत्या कर दिया था। उसका निर्दयी हत्या किया था संभाजी को, कि संभाजी बता को- नहीं सकते।
हत्या कर दिया था। शिवाजी ने हत्या कर नहीं दिया। सर मैंने शिवाजी संभाजी को हत्या कहाँ किया था? बताइए क्या कर दिया था। बताइए क्या? शिवाजी और संभाजी को दोनों भाग निकला था वहाँ से। आप नहीं जानते, हम बता रहे हाँ हैं। बताइए। जब अकबर द्वितीय जो था ना, जब ये दक्षिण गया, संभाजी ने उसको शरण दे दिया, शिवाजी का पुत्र। बाद में शिवाजी के सामने संभाजी को उस तरह से उसको हत्या किया कि उसको पूजे, उसका खाल उधेड़ दिया शिवाजी औरंगजेब ने संभाजी को, और उसको जला दिया। संभाजी किस तरह से मारा था अकबर? औरंगजेब ने अकबर, और अकबर को भी मारा। पहले तो अकबर को मारा, उसके बाद बोला अब अकबर को मारने के बाद अकबर द्वितीय को, उसके बाद संभाजी को मारा। अच्छा, वो मैंने इसको संरक्षण दे दिया था अकबर द्वितीय हाँ। को, इसी के कारण। अकबर द्वितीय को संरक्षण तो दिया था गुरु तेग बहादुर की, फिर ये गुरु तेग बहादुर को भी उसने मारा। उसको संभाजी वहाँ से भागा, अकबर यहाँ संभाजी के पास, संभाजी को ही मार दिया। अच्छा, उसका संरक्षण दे दिया। अब बताइए औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब आपको सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को। किस धर्म को मानता था औरंगजेब? सुन्नी धर्म को औरंगजेब मानता था। हाँ, वो अपने आप को जिंदा पीर, अपने आप को क्या बोलता था? जिंदा पीर। जिंदा पीर। 1682 ईस्वी में औरंगजेब का ये तो हो गया। ये बताइए औरंगजेब ने अपने शासन व्यवस्था के लिए मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का आधार बनाया, ठीक ना? सिर्फ बताइए शासन व्यवस्था के लिए इसने किस ग्रंथ को अपना आधार बनाया? कुरान को। कुरान को। इसके अतिरिक्त 1669 ईस्वी मुगल काल में निर्मित सभी हिंदू मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। 1669 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? हिंदू मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। क्या दिया था? हिंदू मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे। कब? 1669 में। साथ ही 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू को दान में दी गई भूमि खालसा भूमि में बदलने का आदेश दिया। मतलब कि खालसा भूमि को खालसा मतलब जो हिंदू को दान में दिया गया था जमीन, उस भूमि को खालसा भूमि में बदलवाया। कब? 1674 में आदेश दे दिया था कि जो भी दान में मिला है उसको खालसा भूमि में बदला जाए, मतलब कि राजकीय भूमि में बदला जाए। वो अब राजा की भूमि होगी, उस पर राजा का पैदावार होगा, ठीक नहीं? तो खालसा भूमि में कब बदलवाया? 1674 में आदेश दे देता है। झरोखा दर्शन को कब बंद करवाया? 1669 में। कब? 1669 में झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया, ठीक ना? ये बताइए तुलादान प्रथा को कब समाप्त किया? 1670 में। कब किया? 1670 में। 1670 में। नवरोज को कब बंद करवाया? नवरोज को भी 1617 में किया था। हाँ, नवरोज को किसने बंद करवाया? औरंगजेब ने कब बंद कराया? 1670 में। ये बताइए, अच्छा इन्होंने संगीत को गैर इस्लामिक विरोधी घोषित करते हुए बंद करवा दिया, मतलब संगीत को भी बंद करवा दिया, ठीक ना? बहुत चीज़ें बंद करवा, जैसे कि बताइए झरोखा दर्शन को कब बंद किया? 1669 में। तुला प्रथा को कब बंद किया? 1670 में। और ये संगीत को भी बंद करवा दिया, नवरोज को भी बंद करवा दिया, और दान में दी गई भूमि जो था हिंदुओं को, उसको किसमें बदलने का कहा? खालसा भूमि में। कब? 1669 में। और हिंदू मंदिर को तुड़वाने का आदेश कब दिया था? 1669 में। बहुत अच्छी बात है। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, ठीक ना? औरंगजेब ने अपने सर्वाधिक मुगल विस्तार किया, इसके काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 20 थी। औरंगजेब में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 20 थी। ये बताइए पुस्तक मान कुतहुल का फारसी भाषा में राग दर्पण के नाम से अनुवाद किया गया, ठीक ना? ये बताइए अपने धार्मिक नीति से प्रेरित होकर औरंगजेब ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दिया। दारुल हर्ब को किसने बदला? किस नीति से प्रेरित होकर? धार्मिक नीति से प्रेरित होकर दारुल हर्ब को किसने बदला है? दारुल इस्लाम में। अच्छा ये बताइए कब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की? औरंगजेब की मृत्यु 1607 में 20 फरवरी। और इन्हें औरंगजेब के निकट औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद के नामक स्थान पर दफना दिया गया। अच्छा ये बताइए जब वो जो अब रोजा कहलाता है पर दफनाया गया। अच्छा, और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब ने, जिसे घटिया ताजमहल कहा जाता है, समझे? घटिया ताज का नकल। हाँ, घटिया ताज का नकल किसको बुलाता है? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। शाहजहां के अंतिम समय में उत्तराधिकारी का युद्ध का जानकारी कहाँ से मिलता है? शाहजहां के वर्नियर पीसेस, ठीक ना? इस तरह से हम सब लोग पूरा मुगल काल को पूरा एक ही वीडियो में पढ़ लिया और बहुत अच्छे तरीके से पूरा अच्छे तरीके से हम सब लोग पढ़ लिए। कल चलेगा पूरा मुगल काल पढ़ लिया। अब जो आगे का होगा उत्तर मुगल काल होगा, और हम सब लोग पूरा इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और काफ़ी बेहतरीन लगता है और अच्छा लगता है पढ़ने में, सभी याद हो जाता है।